स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज जो हमारी पोएम है वो ये है कि द नीम ट्री। तो आज हम द नीम ट्री के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि आपको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और इस वीडियो का लिंक उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो ऑलरेडी 9 और मैट्रिक में हैं। और मैं इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, द लास्ट सरमन ऑफ होली प्रॉफिट और शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड कर दिए हैं, जिससे आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसानी रहेगी। तो चलें शुरू करते हैं अपना टॉपिक, द नीम ट्री। तो इसके मैं ऐसे पढ़ूंगा कि मैं पैसेज टू पैसेज इसमें भी रीड करूंगा और उसकी आपको उर्दू बता दूंगा, ताकि आपको बहुत आसानी रहे समझने में। और जब आप पेपर लिखें ना तो आप बहुत इजीली लिख पाएँ और आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई जो मैं लिख रहा हूँ ये लिख क्या रहा हूँ। और हार्ड मैंने भी बता दूंगा, जिससे आपकी वोकेबलरी भी अच्छी हो सकेगी। तो चलें शुरू करते हैं। This poem was written by Mrs. Elsa Qazi, the German wife of Allama I. Qazi, the late Vice Chancellor of the University of Sindh। ये पोएम लिखी है मिसेस एल्सा काजी ने, जो वाइफ हैं अल्लामा आई काजी की। और ये वाइस चांसलर, लेट वाइस चांसलर थी सिंध यूनिवर्सिटी की। लेट वाइस चांसलर वो होता है जो अमीर होता है यूनिवर्सिटी का, यानी जो जैसे प्रिंसिपल होते हैं स्कूल में, तो इस तरह से वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो चलते हैं अपना अगले पैसेज की तरफ। शी वॉज ब्रॉर्न इन वेमार इन जर्मनी। शी मीट अल्लामा आया काजी इन 1907 in London and in London in 1910 was married to him। वो पैदा हुई वेमार जर्मनी में। ये एक जर्मनी का एक शहर है जो कि ये जर्मन से ताल्लुक़ रखती थी। और ये अल्लामा आया काजी से जो मिली हैं ये 1907 में मिली हैं लंदन में, और 1910 में ही उन्होंने शादी कर ली। दे कम टू सिंध इन 1911 वेयर शी स्पेंड द रेस्ट ऑफ हर लाइफ। ये आई सिंध, ये जो सिंध जब आई थी तो ये तारीख दी हुई है, वो 1911 में सिंध आई और यहीं पर इन्होंने अपनी लाइफ गुजारी। विजिटिंग यूरोप नाउ एंड अगेन, और वो दोबारा यूरोप भी जाती रहीं। सही है। शी रूट पोएम इन जर्मन इन इंग्लिश, उन्होंने लिखी पोएम जर्मन और इंग्लिश में। एंड ऑल्सो हेल्प हर हस्बैंड इन राइटिंग हिज बुक ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड, और उन्होंने मदद भी की किताब लिखने में अपने हस्बैंड की, यानी उनके हस्बैंड शायद कोई किताब लिखना चाहते थे, तो उस किताब का नाम दिया हुआ है ब्राउन गर्ल इन सर्च ऑफ गॉड। तो शी डाई इन हैदराबाद ऑन May 28, 1967 एंड इज़ ब्यूरिड बिसाइड हर हस्बैंड एट द सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो। इनका जो इंतकाल हुआ, यानी ये जो इनकी वफ़ात हुई, ये हैदराबाद में हुई और तारीख दी हुई है 28 मई 1967 को इनकी वफ़ात हुई। और इन्हें दफनाया गया इनके हस्बैंड के बराबर में। और इन दोनों की जो कब्रें मौजूद हैं, अब भी इनकी कब्रें जो मौजूद है वो सिंध यूनिवर्सिटी कैंपस जामशोरो में मौजूद है। हमारी सिंध यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो ये तो हमारी हो गई, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया पोइट का। तो इसकी जो पोइट है वो एक लेडी हैं। और चलें शुरू करते हैं अपनी पोएम। तो इस पोएम को मैं इस तरह पढ़ूंगा कि मैं लाइन टू लाइन पढ़ दूंगा और उसकी फिर उर्दू आपको बता दूंगा, और उसमें जो हार्ड वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में बता दूंगा, ताकि आपको आसानी रहे। और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और उसका ईयर्स भी बता दूंगा कि किस साल में कौन सा क्वेश्चन आया, मैं लिख दूंगा क्वेश्चन पे। तो आपको आसानी रहेगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत, और आप अच्छे नंबर हासिल कर सकेंगे। चलें शुरू करते हैं। माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम, डैट इंटरसेप्ट सन स्कॉर्चिंग बीम, तुम सूरज की झुलसा देने वाली किरणों को रोकते हो। यहाँ पर जो है इंटरसेप्ट का मायने है रोकना, और सन्स यानी सन्स के साथ देखें अपोस्ट्रोफियस लिखा हुआ है, यानी सूरज की झुलसा देने वाली, स्कॉर्चिंग झुलसा देने वाली, बीम यानी किरणें। येट बेयर द हीट ऑल डे, इसके बावजूद सारा दिन गर्मी बर्दाश्त करते हो। बेयर्स के मायने हैं बर्दाश्त, और येट के मायने इसके बावजूद। हीट ऑल डे यानी गर्मी पूरा दिन बर्दाश्त करना। सही है। फिर अगली लाइन पे चलते हैं। विदाउट द रेन रिफ्रेशिंग स्प्रे, बग़ैर बारिश की फुहार के, यानी बग़ैर बारिश के, बारिश नहीं हो रही होती फिर भी वो बर्दाश्त करता रहता है। ऐसा नहीं है कि जब बारिश होती है जब भी बर्दाश्त करता है, यानी वो बर्दाश्त करता रहता है। और रिफ़्रेशिंग यानी सुकून, रिफ़्रेशिंग यानी सुकून के मायने देती है। सही है। तो चलते हैं फिर अपने अगले लाइन्स की तरफ। थ्रो चार्म्स द वैंड्रियर बॉय अवे। अब इसकी उर्दू जो है हमारे पास ये है कि तो किसी मुसाफिर की तकलीफ़ को दूर करते हो, यानी जब कोई थका हुआ होता है बहुत ज़्यादा और सफ़र कर रहा होता है, और थक कर जब कोई साया ढूंढता है तो उसको नीम ट्री नज़र आता है, उसके साए में जाके बैठ जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। विथ स्मूथिंग शेड,
अपनी आरामदेह साए से, यानी जब उसके नीम ट्री के नीचे जाके बैठता है कोई इंसान, तो जब उसका साया उसके सर पर आ जाता है तो वो सूरज की जो किरणें होती हैं उनसे बच जाता है और उसे सुकून मिलता है। चलें चलते अपनी अगली लाइन की तरफ। हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर, हाउ अनअफेयर्ड। तुम कितने ताकतवर और बेखौफ हो। स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर और अनअफेयर्ड यानी बगैर डरने वाला, बेखौफ। हाउ ग्रीन थाई लीफ, हाउ ग्रीन थी लीफ इंस्पायर्ड ऑफ ऑल। तुम्हारे पत्ते कितने सरसब हैं, यानी ग्रीन का मतलब हरा और लीफ का मतलब पत्ते। सही है। तो चलते हैं अगली लाइंस की तरफ। द मिड डे फ्लेम डैट बर्निंग फॉल। दोपहर के झुलसा देने वाले शोले अपॉन द अनप्रोटेक्टेड हेड, गिरते हैं तुम्हारे सर पर, यानी अनप्रोटेक्टेड बगैर ढका हुआ, और हेड मतलब सर और अपॉन का मतलब पर। तो चलते अपने अगली लाइंस की तरफ। कुड मैन बी बोल्ड एज थॉ एंड राइस। काश इंसान भी तुम्हारी तरह बहादुर होता और उठता, यानी आगे बढ़ता। तो वो कह रही हैं कि जिस तरह तुम बर्दाश्त करते हो गर्मी को, चीज़ों को, तो इंसान भी काश अपने ऊपर आने वाली मुसीबतों को इसी तरह बर्दाश्त करता। तो वो इस तरह का इजहार कर रही हैं कि इंसान को भी नीम ट्री से सीखना चाहिए कि वो हर मुश्किल में, यानी धूप में खड़ा रहता है, अपने लिए छाँव नहीं ढूंढता। आखिर वो ढूंढे भी कैसे, वो तो एक दरख्त ही है ना। तो चलते अपने अगली लाइन्स की तरफ। अबव द अर्थ विद द शेल्टर आर्म्स। ज़मीन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बाजुओं के साथ। अबव द अर्थ यानी ज़मीन के ऊपर, और शेल्टर आर्म यानी तहफ़्फ़ुज़ देने वाले बाजू। टू सेव द सफरिंग वंस फ्रॉम हम, ताकि तुम बचा सको दूसरों को मुसीबत से। यहाँ पर सफरिंग यानी जो बर्दाश्त कर रहा हो, सफरिंग के माने होते बर्दाश्त करने के, जैसे कोई बर्दाश्त करो, हम यानी मुसीबत। तो अब अपनी अगली लाइन की तरफ चलते हैं। फ्रॉम सोरो पॉवर्टी एंड वाइस थ्रो सेक्रीफाइस। गमों से, मुसीबत से, गरीबी से, सेक्रीफाइस कुर्बानी देकर। कुड मैन बी स्ट्रीट फास्ट एंड लाइक थी। काश इंसान भी साबित कदम होता तेरी तरह। स्ट्रीट फास्ट यानी साबित कदम, यानी अपनी राह से नहीं हटना। लाइक थी यानी तेरी तरह। फेस एवरी फेथ वुड इट नॉट बी फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ लॉफ्टियस्ट ड्रीम माई लवली नीम। हर तरह की तकदीर का मुकाबला करता है, यानी जो भी इंसान की ज़िंदगी में मुसीबतें या लिखा हुआ है उसका मुकाबला करे, डरे नहीं। फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ लॉफियस्ट ड्रीम, फिर पूरा होता ज़िंदगी का सबसे प्यारा ख्वाब। यहाँ फुलफिलमेंट पूरा होना, लॉफियस ड्रीम यानी सबसे प्यारा, और ड्रीम का मतलब ख्वाब। और आखिरी में उन्होंने फिर वही कहा है, माई लवली नीम, मेरे प्यारे नीम। तो पोइट का नाम देख लें, लिखा हुआ है मिसेस एल्सा काजी। तो उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आई होगी। इसका मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। उसमें इस पोएम में वो मिसेस एल्सा काजी बता रही हैं कि जो हमारे पास एक नीम ट्री होता है वो पूरा दिन जो है धूप में खड़ा रहता है और धूप बर्दाश्त करता रहता है, और जो सूरज की झलसा देने वाली किरणें होती हैं वो उसके ऊपर आके गिरती हैं। वो पूरा दिन बर्दाश्त करता है, लेकिन किसी से शिकवा नहीं करता, और बग़ैर बारिश के भी हर चीज़ को बर्दाश्त करता रहता है। तो कहती हैं कि काश इंसान भी ऐसा होता कि वो पूरा दिन, यानी पूरी ज़िंदगी अपनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करता और नीम की ट्री की तरह बन पाता, और अपने तकदीर की, जो उसकी तकदीर में जो मुसीबत है उससे घबराता नहीं, बल्कि सब फेस करता, और राह फ़रार तलाश नहीं करता, बल्कि सब कुछ फेस करता रहता ज़िंदगी भर, और कुर्बानियाँ देता। सही है। तो और दूसरों की मदद भी करता। तो ये इसमें असल में वो बयान करना चाह रही थी इस पोएम में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, जो आपको बहुत हेल्प देंगे पेपर में। तो चलें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट डज़ द नीम ट्री लुक लाइक। देखिए इसमें नीम ट्री के बारे में बताना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज़ द नीम ट्री प्रिवेंट द बर्निंग हीट ऑफ द सन फ्रॉम ट्रबल अस। इसमें पूछ रहा है कि नीम ट्री कैसे बचाता है हमें सूरज की झुलसा देने वाली किरणों से। तो इसका मैंने आपको बताया था कि वो उसकी स्कॉर्चिंग बीम्स को जो है वो अपने पत्तों पे रोक लेता है और हमारे तक नहीं आने देता। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते अपने अगले सवालों की तरफ। तो अगला सवाल जो वो ये है कि वाई डज़ द पोइटियस से दैट द नीम ट्री इज़ अनअफेयर्ड।
पूछ रहे हैं कि पोइट ने क्यों कहा था कि नीम ट्री डरता नहीं है। तो सवाल का जवाब तो वैसे पोएम में मौजूद है, फिर भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पोइट ने इसलिए कहा था कि देखिए नीम ट्री जो है पूरा दिन धूप में, झुलसा देने वाली धूप में खड़ा रहता है और डरता नहीं है किसी भी चीज़ से। तो इसीलिए उसने कहा था कि नीम ट्री जो है डरता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। इस सवाल के जवाबात भी लिखे हुए हैं। जवाबात मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगे, और ये सवाल जवाबात बुक से ही है, ज़्यादा कोई घुमा फिरा के नहीं आया, सब इसमें इजी ही आता है। तो अगला सवाल जो है हमारे पास ये है कि हाउ डज़ द पोइट्स कंपेयर द नीम ट्री टू मैन। बोले कि पोइट ने जो है नीम ट्री को मैन से कंपेयर क्यों किया, मतलब दोनों का मुवाजना क्यों किया। तो इसने यही बताना चाहा है कि मैन जो है नीम ट्री की तरह बने और सारी मुश्किलों को बर्दाश्त करे और हर मुसीबत पे खड़ा रहे, डरे नहीं। सही है। तो चलें चलते अपने अगले सवाल की तरफ। व्हाट हैपन टू द वेरी ट्रैवलर व्हेन ही सिट अंडर द नीम ट्री। तो अगला सवाल जो सवाल हमसे किया गया वो ये है कि क्या होता है जब एक मुसाफिर बैठता है नीम ट्री के नीचे। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो भूल जाता है अपनी सारी सफ़र की थकान को और मुश्किलात को। सही है। और वो फ्रेश महसूस करता है कुछ देर के लिए जब तक वो नीम ट्री के नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि नीम ट्री जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है धूप से और गर्मी से, और वो रिलैक्स फील करता है। तो चलें चलते अपने अगले सवाल की तरफ। चलते हैं अपने। तो अगला सवाल है हमारा वो ये है कि Who wrote the poem The Neem Tree? What according to the poetess is the highest aim of life? What is the theme of the poem? पूछ रहे हैं कि पोएम किसने लिखी और पोएटिस के मुताबिक बताइए उनका हाईएस्ट एम क्या था लाइफ का ज़िंदगी का मकसद क्या था पोएटिस के मुताबिक पोएम में। और थीम पूछ रहे हैं पोएम की। तो थीम तो वही है जो मैंने आपको पोएम के आखिर में बता दी थी, और पोइट का नाम भी मैंने आपको बता दिया था कि मिसेस एल्सा काजी ने लिखी थी, और पोएटिस का एम जो आप लिखेंगे वो थीम ही होगी पोएम की वैसे। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला सवाल भी आपको समझ में आएगा। चलते अपने 7वें सवाल की तरफ, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ही रह जाएगा। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम द नीम ट्री। बुनियादी आइडिया पूछ रहे हैं पोएम का कि बुनियादी आइडिया क्या था पोएम का। तो बुनियादी आइडिया जो था पोएम का वो यही था कि मैन को जो है नीम ट्री की तरह बनना चाहिए और सेक्रीफाइस और कुर्बानियाँ देनी चाहिए। तो अब अपने आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एल्सा काजी द पोइटेस ऑफ द पोएम द नीम ट्री। आप क्या जानते हो एल्सा काजी के बारे में। इस सवाल में पूछा जा रहा है आप क्या जानते हो एल्सा काजी के बारे में, जो पोइट हैं, जो पोइटेस हैं, यानी जो शायरा हैं इस पोएम की, तो जो लिखने वाली हैं इस पोएम की यानी। तो मैंने आपको इनके बारे में बताया था कि ये अल्लामा आई काजी की वाइफ़ हैं और ये एक जर्मन लेडी हैं और ये जर्मनी के एक शहर से ताल्लुक़ रखती थी। और इनके बारे में जो डिटेल है वो आपको चैप्टर के पोएम के शुरू में ही मिल जाएगी, तो वो देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का पर्सनली रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरीज या डिफ़िकल्टीज़ रह गई हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा, और अगर आपको चैप्टर समझ में आ जाए तो अपने अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर अपने क्लास फेलो तक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी आसानी रहे ये चैप्टर समझने में। तो चलते हैं अपने अपनेपन के साथ कि आप लोग अपना बहुत ख्याल रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।